एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, मार्केट जो है ना वो शोर शराबे पर नहीं, पॉलिसी पर चलता है। तो आज हम बजट को हेडलाइन से हटकर एक इन्वेस्टर के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। अक्सर होता क्या है कि हम सब सिर्फ प्राइस के उतार चढ़ाव में उलझे रहते हैं, है ना? लेकिन जो स्मार्ट मनी है वो हमेशा पॉलिसी को फॉलो करता है। तो चलिए आज इसी पॉलिसी को डिकोड करते हैं। इसको समझने के लिए हम एक खास फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे जिसे हम कहते हैं बजट आई फ्रेमवर्क। देखिए, ये बजट को 3 लेंस से देखने का एक तरीका है। पहला, पॉलिसी किस दिशा में जा रही है। दूसरा, पैसा यानी कैपिटल कहाँ लगाया जा रहा है। और तीसरा, सरकार का लॉन्ग टर्म इरादा क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं नेशनल कैपेक्स की, और इसमें 2 सबसे बड़े इंजन हैं, डिफेंस और रेलवेज। ये दोनों रणनीतिक खर्च के पिलर्स हैं। तो सवाल ये है कि डिफेंस पर इतना फोकस क्यों रहता है। देखिए, डिफेंस पर खर्च कोई ऑप्शन नहीं है, ये देश की सुरक्षा का मामला है। साथ ही सरकार का लक्ष्य है कि हम इंपोर्ट पर अपनी निर्भरता कम करें और एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। इसी वजह से यहाँ बहुत लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। तो इस बजट 26 में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? सीधी सी बात है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट दोनों में बढ़ोतरी की उम्मीद है। और फोकस कहाँ होगा? फोकस होगा फ्यूचर टेक्नोलॉजी पे, जैसे कि ड्रोन्स, मिसाइल्स और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखिए, इन बजट एक्शन का मार्केट पर सीधा असर कैसे होता है। जब सरकार ज्यादा कैपेक्स करती है तो कंपनियों की ऑर्डर बुक विजिबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब उन्हें पता होता है कि अगले कुछ सालों तक काम आता रहेगा। लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब है कि कमाई का अंदाजा लगाना आसान हो जाता है। और जब किसी सेक्टर का स्ट्रेटेजिक महत्व होता है तो उसके वैल्यूएशन में भी सुधार की गुंजाइश बन जाती है। अगर हम इस इकोसिस्टम में कुछ कंपनियों की बात करें तो हाल है जो एयरक्राफ्ट्स पर काम करती है, BEL है जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में है, और BDL मिसाइल्स पर काम करती है। और एक बात गांठ बांध लीजिए, डिफेंस स्टॉक्स खबर आने पर नहीं चलते, वो तब चलते हैं जब ऑर्डर्स असल में एग्जीक्यूट होते हैं। गेम लॉन्ग टर्म का है। चलिए अब आते हैं रेलवे पर। रेलवे पर होने वाला खर्च सिर्फ ट्रेनों के बारे में नहीं है, ये पूरी इकोनॉमी के लिए एक कैपेक्स मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। सोचिए, जब रेलवे में पैसा लगता है तो स्टील, सीमेंट, पावर, इन सब सेक्टर्स में डिमांड बढ़ती है और बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा होती हैं। इस बार के बजट में उम्मीद है कि पिछले कुछ समय की धीमी ग्रोथ के बाद रेलवे के लिए एलोकेशन बढ़ेगा। फोकस खास तौर पर सेफ्टी सिस्टम्स जैसे कवच पर रहेगा, और साथ ही कैपेसिटी बढ़ाने और सिग्नलिंग को अपग्रेड करने पर भी जोर दिया जाएगा। इस पूरी वैल्यू चेन में अगर कुछ कंपनियों को देखें तो RVNL है जो एग्जीक्यूशन का काम करती है, RITES कंसल्टेंसी देती है, टिटाकर रेल रोलिंग स्टॉक बनाती है, और कर्नेक्स सेफ्टी सिस्टम्स में है। केपेक्स के बाद हमारी दूसरी बड़ी थीम है इंक्लूसिव ग्रोथ। इसमें हम बात करेंगे NBFC और अफोर्डेबल हाउसिंग की, जो बिल्कुल जमीनी स्तर से कंजम्पशन को फ्यूल करते हैं। अच्छा, तो सरकार NBFC MFI सेक्टर पर इतना ध्यान क्यों देती है? इसकी सीधी सी वजह है, जहां बड़े बैंक अक्सर रिस्क लेने से बचते हैं, वहीं ये NBFCs लास्ट माइल तक, मतलब छोटे शहरों और गांवों तक लोन पहुंचाते हैं, और यही चीज रूरल और सेमी अर्बन डिमांड को बढ़ाती है। तो इस बजट से इनके लिए क्या ट्रिगर हो सकता है? देखिए, सरकार क्रेडिट गारंटी स्कीम्स ला सकती है या इनके लिए फंड जुटाने के नियम आसान कर सकती है। इससे होगा क्या? इन कंपनियों के लिए पैसे की लागत कम होगी और ग्रोथ को सीधा बूस्ट मिलेगा। माइक्रो फाइनेंस स्पेस में जो 2 नाम ट्रैक किए जा सकते हैं वो हैं क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण और फ्यूजन फाइनेंस। और यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है, NBFC MFI रिस्की नहीं होते, वो गलत साइकिल में रिस्की लगते हैं। जब इकोनॉमी की साइकिल सही हो तो ये ग्रोथ के बहुत पावरफुल इंजन बन जाते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ का दूसरा पिलर है अफोर्डेबल हाउसिंग, और ये सिर्फ घर बनाने की बात नहीं है। जब एक घर बनता है तो कई लोगों को रोजगार मिलता है, और सोचिए, जब कोई परिवार नए घर में शिफ्ट होता है तो पेंट, अप्लायंसेस, फर्नीचर, इन सब चीजों की डिमांड भी तो बढ़ती है। ये एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है। इस सेक्टर में कुछ प्योर प्ले कंपनीज की बात करें तो एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस और होम फर्स्ट फाइनेंस का नाम आता है। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स। इसमें हम फर्टिलाइजर्स, मेटल्स और एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे। ये वो सेक्टर्स हैं जो सीधे सीधे इन्फ्लेशन और ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स से जुड़े हैं।
तो इन तीनों सेक्टर्स के पीछे सरकार का लॉजिक क्या है और बजट में क्या देखना है? सबसे पहले फर्टिलाइजर्स। देखिए, खाने पीने की महंगाई एक पॉलिटिकल रिस्क है, इसलिए सरकार सब्सिडी पर कितना खर्च करती है ये देखना अहम होगा। फिर आते हैं प्रेशियस मेटल्स। ये ग्लोबल अनिश्चितता के खिलाफ एक तरह का बचाव है, तो यहाँ इंपोर्ट ड्यूटी में कोई बदलाव होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और आखिर में एक्सपोर्ट्स। इन्हें दुनिया में कॉम्पिटिटिव बनाए रखने के लिए टैरिफ में बदलाव और इंसेंटिव्स पर नजर रखनी होगी। तो इन तीनों सेक्टर्स को मिलाकर अगर कुछ कंपनीज को ट्रैक करना हो तो वो हैं कोरोमंडल, दीपक फर्टिलाइजर्स, हिंदुस्तान जिंक, मुथूट फाइनेंस, वेलस्पिन लिविंग और भारत फॉर्ज। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्रो टॉपिक पर आते हैं जो अक्सर मिस हो जाता है। ये है LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और FIIs मतलब विदेशी निवेशक, और वो टैक्स पॉलिसी जो उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। समझने की कोशिश कीजिए कि एक रिटेल इन्वेस्टर और एक FII बजट को कैसे देखते हैं। रिटेल इन्वेस्टर का ध्यान होता है खबरों पर, इनकम टैक्स स्लैब पर, लेकिन FIIs का फोकस होता है पोस्ट टैक्स रिटर्न्स पर, मतलब टैक्स देने के बाद उन्हें कितना रिटर्न मिल रहा है। वो मार्केट की लिक्विडिटी और नियमों की आसानी को देखते हैं, और इसीलिए LTCG उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये एक तरह का चेन रिएक्शन है, इसे समझिए। अगर LTCG पॉलिसी उनके फेवर में नहीं है तो उनका पोस्ट टैक्स रिटर्न कम हो जाता है। नतीजा, देश में आने वाला कैपिटल फ्लो कम हो जाता है, और जब पैसा कम आएगा तो मार्केट की लिक्विडिटी और वैल्यूएशन दोनों पर असर पड़ेगा। तो बजट में इस फ्रंट पे क्या उम्मीदें हैं? हो सकता है सरकार LTCG को रैशनलाइज करे, IFSC यानी गिफ्ट सिटी के लिए कुछ इंसेंटिव्स लाए, या फिर कंप्लायंस को और आसान बनाए। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो ये FII सेंटिमेंट के लिए एक बड़ा पॉजिटिव होगा और भारत में और ज्यादा विदेशी पूंजी आ सकती है। तो इन सारी बातों को समेटते हैं आखिर में एक इन्वेस्टर के लिए टेक अवे क्या है? चलिए एक पॉलिसी फर्स्ट चेकलिस्ट पर नजर डालते हैं। तो बजट 2026 से जो बड़े सिग्नल निकल कर आ रहे हैं वो क्या है? पहला, ग्रोथ कैपेक्स लेड होगी। दूसरा, सिक्योरिटी और आत्मनिर्भरता पर फोकस रहेगा। तीसरा, क्रेडिट और हाउसिंग को सपोर्ट मिलेगा। चौथा, एक्सपोर्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग को पुश मिलेगा। और पांचवा, LTCG को लेकर सेंटिमेंट में एक पॉजिटिव शिफ्ट की संभावना है। और अंत में इस पूरी बातचीत का जो कोर आइडिया है वो यही है कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स प्राइस नहीं खरीदते, वो पॉलिसी की डायरेक्शन खरीदते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल खुद से पूछने के लिए कि आप प्राइस में इन्वेस्ट कर रहे हैं या पॉलिसी में? एक जरूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस या खरीदने बेचने की सलाह नहीं है। कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले।